नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक भले हो, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा बिजनेस करता है और समाज को वापस उसका अर्जन देता है तो व्यक्ति समाज से कहीं बड़ा बनने लग जाता है। लेकिन समाज के अंदर रहकर समाज की जो सारी गतिविधियों को अपने अंदर डाल कर समाज के दिए हुए संस्कारों को पालन करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वो सफलता की नई सीढ़ी की ओर अग्रसर होता है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक संघर्षशील व्यक्ति है जिनसे हम आपको मिलवाते हैं, राजू जी लोहिया। राजू जी लोहिया, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और आप सूरत कब आए? सर, मैं चूरू निवासी का रहने वाला हूँ। सूरत आया था 1983 के अंदर, और सूरत आने के बाद में 5-6 महीना क्या है कि यहाँ काम सीखा। उसके बाद में क्या है कि ब्रोकेज का काम चालू किया, और 1990 में फिर क्या व्यवसाय का काम चालू किया। उसके बाद में क्या है कि कपड़े के अंदर जुड़ गए थे और 20 साल तक कपड़े का काम किया। सूरत आए फिर यहाँ पे आके शुरुआत में काम जो नौकरी किया, काम सीखा, तो उस समय जब आप छोटे से शहर से निकल के बड़े शहर के अंदर आए तो कैसे आपने यहाँ पे संघर्ष किया? क्योंकि कहते हैं बड़े शहर में जाने के बाद अनजान लोग होते हैं, भाषा का प्रभाव भी होता है, यहाँ का कल्चर भी अलग होता है, तो कैसे आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी? शुरुआत सर, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आने के बाद में 5-6 महीना काम सीखा। काम सीखने के बाद में ब्रोकेज का काम चालू किया। उस समय पहले क्या, कपड़े की दलाली के अंदर साइकिल के ऊपर घूमते थे, 14 किलोमीटर संघर्ष करते थे। आना जाने के अंदर वो पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम क्या है कि जैसे थोड़ा क्या है कि बाहर से कोई सिंगदाना वगैरह या कुछ चने वगैरह ले लिए, वो खा लिए। उसके बाद में वहाँ का क्या है कि काम पटाकर और फिर रात को रिटर्न वापस आते थे सूरत। तो जब आप कह रहे हो भाई खाने का पता नहीं रहता था, 14 किलोमीटर साइकिल पर आप घूमते थे और चने खा के अपना पेट भरते थे, तो चने के बारे में एक कहावत रहती है भाई, चना अरबपति व्यक्ति भी सड़क के किनारे खड़ा होकर खाता है और एक गरीब व्यक्ति भी खाता है। तो कहीं लगता है आपको उस चने की जो खाने की जो शुरुआत थी वही आपके संघर्ष के दौरान आपको सफलता की नई सीढ़ी की तरफ लेके गई? हो सकता है सर, ऐसा ही कुछ लग रहा है मेरे को भी। उस टाइम क्या है कि वही एक सफलता मिली अपने को। उसके बाद में क्या है कि आगे चलते गए। उसके बाद में क्या है कि ब्रोकेज का काम बंद कर दिया और फिर 1990 में व्यवसाय का काम चालू किया कपड़े का। जब आपने कपड़े वहाँ से जब फाइनेंशियल तौर पर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आते हैं राजस्थान से तो वो लगभग लोग कहते हैं भाई हम खाली हाथ आए थे, यहाँ पे आके संघर्ष करके मेहनत करके 2 पैसा जोड़ा, फिर व्यापार शुरू किया। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ फिर आपने व्यापार में जो आर्थिक तौर पे भी कुछ परेशानियाँ होती है, कुछ जो एक नए तौर पर जब बिजनेस करते हैं उसमें भी परेशानियाँ होती है, तो आपके पास क्या है, दोनों तरफ से परेशानी थी या आर्थिक तौर पर मजबूत है? नहीं सर, मेरी बहुत परेशानियाँ थी। जब मैं चूरू से निकला था, जब ओनली 50 रुपया लेकर निकला था सूरत के अंदर, तो मेरे पास में कोई पैसा नहीं था। उसके बाद में क्या है कि जब क्या कपड़े का दलाली चालू किया था, उस टाइम उसमें सबसे कॉन्टेक्ट हुए थे अच्छे आदमियों से। तो उसके बाद में फाइनेंस की कोई तकलीफ़ नहीं थी, जितना फाइनेंस चाहे थे उतना फाइनेंस अपने को मिल जाता था। फाइनेंस पर व्यापार करना और व्यापार को अपनी बुलंदियों पर लेके जाना, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है व्यक्ति के लिए। तो आपने इस लक्ष्य को कैसे प्रारंभ किया? क्योंकि मेहनत के और संघर्ष के बिना जीवन का जो आगे के बढ़ने का जो तरीका होता है वो नहीं हो पाता। तो आपने कैसे उस लक्ष्य को प्रारंभ किया? और हम ऐसा किया कि जिस टाइम हम लोग कपड़े का डिलीवरी देते थे पार्टियों को, तो खुद जाकर खंधे के ऊपर पार्टियों को शाम को होकर डिलीवरी दे के आते थे। उसके बाद में क्या है कि जितना पैसा बच सके उतना पैसा व्यापार में बचाते थे और उसके पीछे रात दिन मेहनत करते थे। परिवार के तौर पर जिम्मेदारियां भी व्यक्ति की होती है, चाहे वो गांव में परिवार रहता हो तब जिम्मेदारियां होती है, फिर शहर के अंदर जब आप परिवार को लाते हैं तब भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो इस दौरान जब आप इतना कुछ कर रहे थे तो परिवार को कैसे संभाल पा रहे थे? परिवार को संभालने के अंदर ऐसा है कि मेरे ऊपर कोई परिवार की तरफ से कोई बोझा नहीं था। जो हमारे दूसरे भाई लोग थे राजस्थान के अंदर, वो अपना क्या काम करते थे। मेरे को यहाँ से उस टाइम कोई पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं थी। तो जब आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, फिर आपने कपड़े का व्यवसाय, कपड़े के व्यवसाय से भी आप कहते हैं थोड़ा जल्दी मोह भंग हो गया, फिर आप क्या करने लगे? दूसरे व्यापार के अंदर इसलिए दूसरा व्यापार हमको चालू करना पड़ा कि कपड़े के अंदर हमारे पैसे बहुत डूबने लग गए थे। सूरत की पार्टियाँ बग जाती थी, उसमें हमारे पैसे काफ़ी डूब गए थे। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि भी अपने को कपड़े का काम बंद करने का है। तो फिर ये कस्टम क्लियरिंग के काम के अंदर आए हम लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। और इसमें क्या है कि काम चालू किया था, और इसके अंदर क्या है कि खूब मेहनत किया था। स्टार्टिंग के अंदर रात को दिन में बहुत मेहनत करी थी, और धीरे धीरे पार्टियों से कॉन्टेक्ट किया और अच्छी पार्टियाँ अपने कॉन्टेक्ट में आई और अपना व्यवसाय चालू हुआ था। जब आपने व्यापार में, आपने जैसे बताया कपड़े व्यापार में ज़्यादा नुकसान होने लगे तो आपने व्यापार को चेंज किया, तो ये जो दौर था आपके अंदर
भाई एक नया व्यापार होता था तो फिर नई तरह से संघर्ष शुरू होता है, तो इस दौर को भी आपने कैसे अपने अंदर जिया? ये दौर के इसलिए हमने इसको डिसीजन लिया था कि हमारे बॉम्बे के अंदर हमारे ससुर जी का भी ये काम था कस्टम क्लीनिंग का, तो उन्होंने हमको ये लाइन दी थी, बोला आप ये कपड़े का काम क्या क्लोज़ कर दीजिए और हाजीरा पोर्ट के अंदर ये काम चालू हो गया तो हाजीरा पोर्ट पर चालू कर दीजिए। तो 2010 के अंदर हमने हाजीरा पोर्ट पर कस्टम का काम चालू कर दिया। उसके तहत आप क्या करते हैं और क्या कार्य होते हैं वहाँ पे? उसमें कस्टम के अंदर कस्टम क्लीनिंग करनी पड़ती है, जो एक्सपोर्ट यहाँ से होता है इंपोर्ट होता है तो उनको क्या माल को छुटवाना और कंपनी के अंदर पार्टियों को डिलीवरी करना, साथ में ट्रांसपोर्टेशन का काम भी अपने पास में है, अपनी खुद की टेलर है, खुद की गाड़ियाँ हैं। तो ये सब करने के बाद में कहीं आपको लगता है जब आप व्यापार के अंदर अपने आप को तालीम करते हुए जब सफलताएं प्राप्त की तो एक समाज के लिए कुछ अर्जन देने के लिए जब समय आया तो आपने समाज के लिए कैसे संस्थाओं से जुड़े, समाज के लिए क्या क्या एक्टिविटी आपने यहाँ पे की? जब अपने दो मेरे लड़के हैं, दोनों बड़े हो गए बच्चे, तो दोनों काम कस्टम का संभालने लग गए, तो फिर मैं बोला अब अपने पास में थोड़ा टाइम बचता है तो टाइम का सदुपयोग करें, तो टाइम निकाल कर फिर थोड़ा समाज में जुड़े, कभी जितना समाज में सेवा हो सके उतनी समाज में सेवा दीजिए। किन किन संस्थाओं से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और कैसे उनको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर मैं काफ़ी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे खेड़ापति ट्रस्ट बालाजी है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसके बाद में श्याम मित्र मंडल है, चूरू नागरिक परिषद है और श्याम मित्र मंडल है, काफ़ी संस्थाएं हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। कहते हैं इन संस्थाओं से जुड़ने के लिए समय की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, वो समय आप कैसे निकाल पाते हैं? कहीं आपके पारिवारिक तौर पे ये शिकायतें भी रहती है कि आप व्यापार में भी बिजी रहते हैं, फिर आप संस्थाओं से इतनी संस्थाओं से जुड़ गए तो कहीं परिवार में समय नहीं मिल पाता, ये भी शिकायत कहीं अपनी बीवी की या अपने बच्चों की रहती है आपके? नहीं, शिकायत के बारे में तो ऐसा है कि कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें रहती है लेकिन उनको थोड़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसकी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। संस्था से जुड़ने के बाद में तन मन धन तीनों से सेवा देते हैं और काफ़ी सफलता मिलती है। लेकिन जो आपने खेड़ापति बालाजी का जिक्र किया, हमने जहाँ तक सुना था भाई जो कोरोना काल का पीरियड था उसके अंदर समाज के अंदर एक हर वर्ग को एक सहायता देने का जो भोजन की व्यवस्था जो है इस संस्था ने की थी, वो आपने कैसे किया, कैसे लोगों तक सहायता पहुँचाते थे कोरोना काल के अंदर? कोरोना काल के अंदर सहायता ऐसे पहुंचाते थे कि हम लोगों ने पहले ये पढ़ लिया था कि कोरोना काल के अंदर लोग क्वारंटाइन हो रखे हैं, उनके खाने के लिए भोजन नहीं है, तो उनके बारे में कुछ विचार करना चाहिए। तो हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि भी अपने को किसी से निःशुल्क में खाना उनको पहुंचाना है, तो दोनों टाइम उनको सुबह शाम का भोजन देते थे। 2 महीना के अंदर सबसे पहले बहुत ये सहायता हमने चालू की। हमारी सहायता चालू होने के बाद में लोगों ने देखकर फिर बाकी की संस्था ने चालू किया। तो लोगों तक क्योंकि उस समय सब प्रतिबंध थे, आना जाना बंद था, लोग घरों में कैद थे, आप लोगों भी खुद थे, तो कैसे आप लोगों तक सहायता पहुंचाते? कैसे सहायता का जरिया आपका होता था? भाई कोई व्यक्ति कहीं पे मिलेगा, कोई व्यक्ति कहीं पे मिलेगा, तो क्या जरिया था आपके पास? क्या साधन ऐसे थे जहाँ से आप सहायता पहुँचाते थे? सहायता पहुँचाने की ये वजह है कि हम लोगों ने कलेक्टर से पास ले रखे थे, हमको पास मिलते थे, कर्फ्यू का पास रहता था हमारे पास में, और हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ छोड़ रखी थी। जितने हमारे स्टाफ थे उनके पास में सबका कर्फ्यू पास था, तो हमको आने जाने में कोई किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती थी। जो हम लोग टिप्पण भिजवाते थे तो हमारे पास में हमने व्हाट्सअप मैसेज पहुँचाया था और फेसबुक पर डाला था। लोगों के हमारे पास में फ़ोन आते थे कि भैया मैं तकलीफ में, हमको खाना चाहिए, तो हम लोगों ने उसमें टाइम फिक्स करा था 1 बजे पहले कि हमको बुकिंग कराओगे तो आपको दोपहर का खाना मिल जाएगा, तो शाम का खाना चाहिए तो 3 बजे पहले हमको बुक करा दीजिए। तो हमारे पास में लोगों को फ़ोन आते थे और फ़ोन के ऊपर हमको एड्रेस लिखते थे और फिर हम हमारे स्टाफ को एड्रेस उतार कर उनको देते थे और वो वहाँ पर जाकर उनको सहायता देते थे। लेकिन कहते हैं उस काल का एक डर भी था लोगों के लिए कि भाई एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी है नहीं, तो उस डर की वजह से लोग काफ़ी कैद हो गए थे, कभी घरों में डूब गए थे। परिवार की तरफ से भी ये रहता था नहीं आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं ये बीमारी नहीं लग जाए। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ था? क्योंकि वो डर के आगे डर आपको भी कहीं समाया हुआ था, भाई लगता है कि बाहर जाएंगे कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आपको भी मन में डर था या परिवार की तरफ से भी कुछ रोक टोक थी? परिवार की तरफ से रोक टोक तो थी, बोला कम से कम बाहर निकलो, लेकिन हम लोग हमारी जान हथेली पर लेके जाते थे, कभी दूसरे का भला होना चाहिए ताकि कम से कम क्या है कि सहायता कर सके। काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किया उसके लिए। लेकिन कहते हैं राजस्थान से जब निकलता है व्यक्ति तो खाली हाथ, जैसे आपने बताया, निकले और यहाँ पे आके बहुत बड़ी सक्सेस आपने हासिल की, वो व्यापार के तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। लेकिन राजस्थान के अंदर वो डेवलपमेंट उस दृष्टि से नहीं हो पाता है, उसके क्या रीज़न आप मानते हैं? क्या राजस्थान में ऐसा करना चाहिए कि प्रवासी तौर पर जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी अपने बिजनेस की तरफ से राजस्थान में जाना चाहिए?
राजस्थान में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो आगे बढ़ने का कोई प्रक्रिया नहीं है। तो कम से कम राजस्थान में ऐसा कोई होवेगा, उसमें इंडस्ट्री लगी होवे तो आदमी बाहर जाने की सोचे ही नहीं। लेकिन ऐसा वहाँ राजस्थान में कुछ करना चाहिए, तो कोई कंपनियां लगानी चाहिए ताकि वहाँ के आदमी को क्या सफलता मिल सके। राजस्थान जब कब जाना आना होता है तो उसमें आप क्या वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और कैसे राजस्थान को आज की दृष्टि में आप देखते हैं? राजस्थान जाते हैं, कभी साल में एक बार जाना होता है, वहाँ देख के आते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी प्रक्रिया नहीं होती है। फिर भी सोचते हैं कुछ ना कुछ राजस्थान में करना चाहिए, लेकिन वो क्या उसके लिए क्या है कि कोशिश करते हैं, कभी ऐसा कुछ एक मौका मिला कार्य करने का तो कुछ सहायता करेंगे। जब राजस्थान से निकले, राजस्थानी कल्चर है, संस्कृति है, वहाँ की भाषा है और यहाँ की भाषा अलग हो जाती है, तो राजस्थानी भाषा और संस्कृति को आप कैसे यहाँ पे एंजॉय करते हैं? राजस्थानी भाषा में ऐसा है कि ये अपना अपना यहाँ पर ग्रुप बन जाता है। यहाँ पर क्या है कि जैसे गुजराती भाषा है, अपनी क्या है मारवाड़ी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या है कि दोनों साथ में मिलकर ही काम होता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आज जब आप संघर्षशील व्यक्ति थे और संघर्ष के बाद में एक सफलता आपने हासिल की, तो हमारे युवाओं को, क्योंकि आप जब काम करते थे उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज टेक्नोलॉजी काफ़ी हावी है, तो आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी युवा को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अभी जो आने वाली पीढ़ी है वो सब क्या युवा की पीढ़ियाँ हैं, तो युवा को ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनको क्या इंक्रीज करो ताकि वो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जी, हम युवाओं को, अगर भारत को युवाओं का देश कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और युवाओं का ज़माना है। युवाओं को चाहिए कि वो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनसे कुछ सीख के, उनसे प्रेरणा ले। जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह सीढ़ी बाई सीढ़ी वो चढ़ के अपनी सफलता प्राप्त की, उसी तरह युवाओं को चाहिए कि वो भी सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी सफलता की ओर अग्रसर होए और अपने विजन क्लियर करके अपनी सफल मार्ग पर आगे बढ़े। यही राजू जी लोहिया जी का कहना है कि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको सफलता मिलती है। और सफलता के बाद भी उस सफलता को एकाग्रता के अंदर रखना बहुत बड़ी आदमी का उद्देश्य होता है, और उसको रख के आगे बढ़ना, यही उनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी लोहिया, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू सर। पधारो